जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमाम। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि तकरीबन 30 से 40 मुल्क जो हैं वो जद्दा में बैठे डिस्कशंस हुई हैं, जो 10 पॉइंट फार्मूला ज़ेलेंस्की साहब ने दिया था। और एक तो ये बताएं कि, और उसमें मैं देख रहा था कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब को भी इनवाइट किया गया है। टू माय सरप्राइज पाकिस्तान वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट, ऑल्दो कि थोड़ा सा पहले ही यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे थे। बट एनी हाउ, एक तो आप इसको कैसे देखते हैं, और ये जो कहा जाता है कि लार्जली फूड सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर और इस तरह पे ये बहस जो डिस्कशन है यहाँ पे हुई है, आप क्या देखते हैं? क्या सऊदीज जो हैं वो इसमें से कुछ निकाल पाएंगे, क्योंकि रशियंस को तो नहीं बुलाया गया है इसमें। देखिए, पिछले साल में शायद दिसंबर में जेलेंस्की ने ये 10 पॉइंट प्रोग्राम फॉर पीस, अगर आप उसमें देखें, इट इज़ मोस्टली अबाउट सिक्योरिटी इश्यूज, रशिया को वॉर क्राइम्स के साथ। तो प्लान इज के ये जंग कैसे ख़त्म की जाए, वॉर टर्मिनेशन कहते हैं, तो वॉर टर्मिनेशन का ये प्रोसेस। लेकिन मतलब तो इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई शायद जून में कोपेनहेगन में हुई, जहाँ 15 मुल्क आए थे, मोस्टली वेस्टर्न। चाइना को बुलाया गया था, लेकिन चाइना डिड नॉट अटेंड द कोपेनहेगन डिस्कशन। तो वो वहाँ पे अमेरिका, देखिए, इन दोनों कॉन्फ्रेंस के पीछे द यूएस इज द मेन प्लेयर जो प्ले कर रहा है। तो द यूएस वहाँ पर देवर क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि चाइना नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, कोपेनहेगन की जो कॉन्फ्रेंस थी उसको इनफॉर्मल कर दिया, और उसका कोई कम्युनिके नहीं पब्लिश हुआ। सो बेसिकली दे सेड इट वाज अ डिस्कशन ऑन व्हाट टू डू विद द 10 पॉइंट प्रोग्राम। उसमें न्यूक्लियर सिक्योरिटी भी है, जो न्यूक्लियर प्लांट्स जो अब रशिया के कब्जे में आ गए, इस तरह। सो सारी यूक्रेन की जो करंट और आइंदा ज़रूरियात हैं, दैट इज़ व्हाट इट लिस्ट। और रशिया को कह दिए कि भाई तुम जंग ख़त्म करो, पूरी टेरिटरीज में से विड्रॉ करो। लेकिन वो 10 पॉइंट में ये नहीं लिखा जाता कि 2020 से पहले के यूक्रेन में जाएं या 2014 से पहले, यानी क्राइमिया का कोई जिक्र नहीं है। बट जेलेंस्की सेइंग कि इट इज नॉन नेगोशिएबल। उस प्लान में ही लिख दिया कि नॉन नेगोशिएबल है, कि रशिया हैज टू विड्रॉ। रशिया क्यों विड्रॉ करेगा? कोई इंसेंटिव उसमें रशिया के लिए नहीं है इन द प्लान। और फिर कह रहा है कि ये जो वीट वगैरह जो फूड सप्लाई करता है उसको भी सिक्योर करे। सो इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट टू डिस्कस। फिर ये जो सऊदी अरेबिया में हुआ है, इस मीटिंग का मकसद ये है कि जो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में जो डिवाइड हो गया है ना यूक्रेन के वजह से, अ, उसको ब्रिज करने की कोशिश की गई। लेकिन वहाँ पर भी डोमिनेटेड तो वेस्टर्न ही मुल्क थे, साउथ कोरिया, नॉर्थ जापान, यूरोपियन मुल्क, अमेरिका। बस ओनली डिफरेंस है कि चाइना वाज आल्सो देयर। ली हुई नाम के उनके जो पीस ऑनवा है, ही आल्सो अटेंडेड। फिर चाइना ने काफ़ी पॉजिटिव बयान भी दिया कि थर्ड राउंड होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं आया। तो उसमें दो चीज़ें हुई। एक, वो मीटिंग में ये तय किया गया कि भाई देर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, उसका एक्नॉलेजमेंट हुआ कि डिफरेंट व्यूज़ हैं। इन अ वे दैट इज़ अ विन टू से कि भाई चाइना का व्यू अलग है वेस्ट से, और ग्लोबल साउथ के बाद ऐसे मुल्क हैं जिनके व्यूज़ भी अलग हैं। वहाँ पे ईरान भी नहीं था, रशिया भी नहीं था। आज ईरान के ड्रोन्स पड़ रहे हैं, यूक्रेन पर गिर रहे हैं। आज जो मेजर अटैक जो रशिया ने किया है, वन ऑफ द थिंग, मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अलावा ईरानियन ड्रोन्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। सो दे डिडंट ब्रिंग इन रशिया और ईरान, चाइना आया, दैट वाज कंसिडर्ड पॉजिटिव। सो इट सऊदी अरेबिया के लिए अगर देखें आप, एमबीएस के लिए देखें, तो डिप्लोमेटिक स्टैचर बढ़ते जा रहा है। क्रेडिट एमबीएस को मिल रहा है चाइना के पार्टिसिपेशन का, कि अमेरिका तो चाइना को नहीं बुला सका कोपेनहेगन में, लेकिन जिद्दा में एमबीएस के वजह से चाइना के। तो इसमें ये दो तीन चीज़ें हो गई हैं। चाइना की इम्पोर्टेंस एम्फसाइज हो गई है, नंबर वन। नंबर टू, जो इमेज खराब हुआ था एमबीएस का, अब वो रिहैबिलिटेट हो रहा है।
चाइना को लेकर ये दूसरी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है सऊदी अरेबिया की, जो पहले जो ईरान के साथ उन्होंने नॉर्मलाइज किया रिलेशंस, एम्बेसीज अब खुल गई हैं दोनों की, अब फिर ये इवेंट हो रहा है। फॉरवर्ड तो कुछ नहीं गया है, देयर हैज बीन नो अग्रीमेंट, नो कंसेंसस कमिंग आउट ऑफ दिस मीटिंग, और सऊदी अरेबिया इज नॉट गोइंग टू इश्यू कोई ऐसा समरी भी नहीं इश्यू करने वाले हैं सऊदीज, यानी मीटिंग ये भी एक किस्म से इनफॉर्मल हो गई है। सो वी ओनली नो वहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ फ्रॉम जो जो प्रेस को जो लोग बाद में कह रहे हैं। और यूएस के तरफ से यूजुअली रीड आउट्स आते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं वो रीड आउट भी अभी तक नहीं आया, बट जेक सलिवन वाज देयर, सो यूएस का पार्टिसिपेशन वाज हाई। इनफैक्ट तकरीबन कई मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स वहाँ पे थे, बिसाइड्स इंडिया ऑल्सो। साउथ अफ्रीका के भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल साउथ की वॉइस ना। सो ब्रिक्स का भी इम्पोर्टेंट, अब थोड़े दिनों में ब्रिक्स की भी मीटिंग वहाँ होने वाली है। हो सकता है कि सम ऑफ दिस डिस्कशन विल आल्सो गो टू द ब्रिक्स में, शायद कुछ मुद्दे उठें। लेकिन मैं जब वो 10 पॉइंट प्लान देखता हूँ, मेरे ख्याल से वो जो 10 पॉइंट्स लिखे गए थे वो जेलेंस्की तो नहीं, मेरे ख्याल से आजकल इतना अमेरिकन एक्स मिलिट्री वाले इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि एवरीथिंग वहाँ पे अमेरिकन ही कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। डिप्लोमेटिक प्लानिंग ले लें आप, मिलिट्री प्लानिंग वगैरह। तो मुझे लगता है कि दो 10 पॉइंट पीस प्लान इस इस एक्सपेक्टेशन से लिखा गया था कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव वुड बी सक्सेसफुल, क्योंकि वो पहले लिखा गया था। तो उसमें ऐसा लिखा, आप अगर वो पढ़े तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे रशिया तो जंग हार रही है, अब इस तरह से जंग खत्म होनी चाहिए, रशिया हैज टू विड्रॉ, रशिया हैज टू डू दिस। अब वो काउंटर ऑफेंसिव फेल हो जाता है तो फिर ये पीस प्रोसेस, तो क्या जंग खत्म होने के टर्मिनेशन के कंडीशंस वो थोड़ी हो सकते हैं जो यूक्रेन डिमांड कर रहा है कि पूरी पूरी तरह से। रशिया ने तो जब वो पीस प्लान प्रपोज किया था जेलेंस्की, रशिया ने इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया था, सेइंग कि ये टेरिटरीज तो हमने एनेक्स कर लिया है, अब ये हमारे हो गई है ना। सो 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 आई एम श्योर कि ये डिस्कशन वहाँ पे हुआ होगा कि आपका तो ऑफेंसिव इज आल्सो नॉट गोइंग वेल, तो क्या किया जाए। अगर आप मैप देखें, बीबीसी का जो मैप है काउंटर ऑफेंसिव का, मैंने भी लगाया है वो मैप, अभी मैंने एक एपिसोड किया ऑन काउंटर ऑफेंसिव, तो उसमें देखें आप, इतना सा नुक्ता सा थोड़ा सा है वो ब्लू हिस्सा, बस एक दो जगह पे जहाँ पे वो थोड़े बहुत एक दो 3 4 5 किलोमीटर आगे बढ़ी है फौजें, बट अदरवाइज देयर हैज बीन नो गेन। कई लोग मारे गए, कह रहे हैं कि 20 से 25% तक जितने भी नए हथियार आए पूरे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा हेवी कैजुअलिटीज लिया है यूक्रेन ने इन द बैटल। So that is the prediction. तो what I am thinking कि ये चाह रहे हैं कि एंड ऑफ द ईयर में एक हेड्स ऑफ स्टेट्स की कॉन्फ्रेंस हो टू एंड द वॉर। और एक करने की क्या जरूरत है, सितंबर में तो G20 हो ही रहा है, राइट? उसके बाद यूएन का जनरल असेंबली की भी मीटिंग होगी, फिर ये तीसरा एडिशनल करने की क्या जरूरत है। बट if Saudi Arabia is willing to host and if people are willing to come, then they will come उस मीटिंग के लिए। तो जेलेंस्की की ये होप है कि उस हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग्स में द प्लान विल बी प्रपोज्ड। अरे भाई, आप प्लान तो प्रपोज कर लें, बट इज रशिया गोइंग टू एक्सेप्ट इट? तो ये रशिया को सिग्नल ये भेजना चाह रहे हैं कि हमने ग्लोबल साउथ को कन्विंस कर लिया कि अब हमारे तरफ है। I mean, that is the plan. मतलब that is what I think he is hoping to say कि ग्लोबल साउथ भी अब वो जो जयशंकर साहब नहीं कहते थे कि यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, तो दे आर ट्राइंग टू कन्विंस द वर्ल्ड के यस वी हैव मेड इट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। यही करना चाह रहे हैं इस मीटिंग्स में। लेकिन एक तो सर इसमें जरा दोवल साहब का बात बताइएगा, इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है इस सारे प्रोसेस में? क्योंकि इंडिया को अगर आप देखें तो ना तो वो कोई रशिया को जारी बात है कुछ कह सकता है, बल्कि वो तो फायदे ही उठा रहा है। और जिसे वो कहते हैं कि जी, और वो जो एनएसए दोवल ने वहाँ पे बात की है वो वही बात की है जी, हम यूएन चार्टर इंटरनेशनल लॉ की बात की है। यूएन चार्टर इंटरनेशनल लॉ तो बड़ी
जिसे कहते हैं ना मीठी मीठी सी बात है, और डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात की है। स्वाय प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो जो आई थिंक सेंट्रल एशिया, आई थिंक ताशकंद में समवेयर ही सेड कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, कोई मेजर सपोर्ट इंडिया की तरफ से डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली तो मेरा नहीं ख्याल आई है। सो दोवल साहब को बुलाया गया है जस्ट बिकॉज के ही इज क्लोजर टू रशिया, और दोवल साहब जो हैं वो रशियन एनएसए को फ़ोन करके बता देंगे वहाँ पे ये बातें हुई हैं। अदर देन दैट व्हाट इंडिया आपके ख्याल में क्या उसका है? देखिए, रशिया को तो चाइना भी बता देगा ना, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर कंट्रीज देयर जो बता देंगे, खुद सऊदी अरब बताने का नहीं। सऊदी आजकल सऊदी अरब और रशिया के बीच में थोड़ी सी झड़प चढ़ गई है ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर। सो रशिया मतलब जितना उन्होंने एग्री किया था ओपेक प्लस के रिड्यूस किया जाए, वो रशिया हैज नॉट फॉलोड थ्रू ऑन दैट। देखिए, इंडिया की पोजीशन हैज रिमेन द सेम जो बाली में थी। बाली में जो कम्युनिकेट में जो जो एक पैराग्राफ यूक्रेन की जंग पे लिखा गया था, इससे कह रहे कि दुनिया में लोगों को तकलीफात हो रही हैं, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, टेरिटोरियल सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये दौर जंग का नहीं है। ये इंडिया की पोजीशन थी। बाली में उन्होंने साइन किया, और जब G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और चाइना और रशिया डिसएग्रीड ऑन यूक्रेन, मैं सुन रहा था फिर फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में, तो जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है, शी वाज सेइंग कि भाई ये तो हम वी हैड अग्रीड अपॉन दिस पैराग्राफ इन बाली, लेकिन अब चाइना और रशिया हैव एक्चुअली चेंज देयर पोजीशन सिंस बाली, तो देयर इज नो अग्रीमेंट नाउ और दे आर नॉट साइनिंग। मुझे लगता है कि बाली में लावरोव जल्दी निकल गए थे कॉन्फ्रेंस से, अगर आपको याद है, तो शायद दैट्स व्हाई आई डोंट नो why there was a consensus there. Did Russia agree to that comment? I don't know. लेकिन यहाँ पर तो इंडिया की पोजीशन नहीं है। इंडिया हैज नॉट carved out anything new उसके बाद से ना, इन दी एजेंडा। इंडिया ने रशिया को कंडेम नहीं किया। इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन न्यूट्रल, कंटिन्यूज टू बाय रशियन ऑयल। ये और बात है कि रशिया को कोई वेपन्स ये वो इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। रशिया इज नॉट इंपोर्टिंग एनीथिंग एल्स आल्सो फ्रॉम इंडिया। ये मुझे बड़ी हैरत हो रही है। जंग लड़ रहे हैं आप, कई चीजें चाहिए आपको। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि प्लास्टिक के चमचे वगैरह तो चाहिए होगा फौजियों को खाना भिजाने के लिए, वो भी नहीं इंपोर्ट कर रहे। सो सो देयर इज दिस इंडिया की, अगर इंडिया नहीं आती तो बड़ा वो हो जाता, अरे इंडिया वाज नॉट देयर, because now India is counted among the top countries in the world. अब जब भी 4-5 मुल्कों को गिनते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द बिग थिंग, बिग एलाई, क्वाड में भी है। सो इंडिया की गैर मौजूदगी वुड हैव बीन नोटिस्ड। इंडिया की मौजूदगी, अगर आप जितने भी रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं अभी तक, ना तो कोई अजीत डोवल का स्टेटमेंट मिला है अभी तक, मुझे तो नहीं मिला पब्लिक में, बेस्ड ऑन दैट कोई इंडिपेंडेंट पोजीशन लेते हुए या रीट्रेट करते हुए कि क्या हो रहा है वहां पर। सो तो आई डोंट नो व्हाट इंडिया डिड। इंडिया मस्ट हैव जाके वहां पर फिर वो ग्लोबल साउथ की फूड सिक्योरिटी वगैरह की बातें किए होंगे। अभी जो रशिया ने तोड़ दिया ना महादा, रशिया ने तो बेसिकली यूक्रेनियन जो ग्रेन डील थी, आपको याद है, वो अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूएन और टर्की ने बनाया था ना वो डील। सो दैट वेंट अवे। बट ऑल्सो इट इज इंटरेस्टिंग कि जंग के शुरू में टर्की वॉज प्लेइंग ए बिग रोल ऑफ मीडिएटर, अब सऊदी अरेबिया इज प्लेइंग ए बिग रोल ऑफ द मीडिएटर। तो ग्लोबल साउथ क्या, तो तो बस यही हो रहा है। मुझे लगता है सऊदी अरेबिया का थोड़ा स्टैचर बढ़ गया है। बट यू मस्ट रिमेंबर कि इस हफ्ते से एक हफ्ता पहले जेक सलीवन जिद्दा में पहले भी थे। ही वाज देयर टॉकिंग टू एमबीएस अबाउट वेरियस इश्यूज। आपको ये ये कॉन्फ्रेंस शुरू होने से एक दिन पहले तक भी अनाउंस नहीं किया था इन्होंने, कौन कौन आ रहे हैं ये भी नहीं पता था, राइट? कि हु इज कमिंग, कि कौन फोन करेगा, हु इज गोइंग टू जूम इन एंड हु इज गोइंग टू लिसन ऑन द फोन। भाई बाद में तो खाली फोन पे थे, दे डायल्ड इन। सो तो दैट इज दिस द होल थिंग। बट जल्दी जल्दी भी हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन वाज देयर फॉर दिस, बट आई थिंक जेलेंस्की इज ट्राइंग टू शो कि देयर इज लॉट्स ऑफ डिप्लोमेटिक सपोर्ट दुनिया में, क्योंकि हर जगह जा रहे हैं ना वो। पुतिन ने कहाँ गया? So is not traveling. Zelensky is going to every place in the world. इंडिया नहीं आया अभी तक। बहुत प्रेशर पड़ने वाला है इंडिया पे सितंबर के लिए टू G20 टू इनवाइट हिम। वहां पे
इंडिया की जो जो कहते हैं ना कि वी आर गोइंग टू मेंटेन आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वहाँ देखेंगे कि विल दे एक्सेप्ट ज़ेलेंस्की और नॉट। हिरोशिमा में तो ज़बरदस्ती तो मुलाकात करवा दी है ना यूएस ने ज़ेलेंस्की और मोदी की। मोदी के एक्सप्रेशंस देखे हाँ वो फोटोग्राफ्स में, राइट? ये कहाँ मुझे फंसा दिया, ये कौन है बदतमीज। ही वाज नॉट हैप्पी एट ऑल, एक चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। He was not happy to meet Zelensky. You could see from the photographs, etc. And he should not be also. मतलब अगर India is still a friend of Russia, then it should act friendly. बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो चंद्रयान की बात चल रही है कि इंडिया का जो चंद्रयान 3 जो है वो मून के ऑर्बिट में चला गया है। 2019 में भी इंडिया ने कोशिश की, अभी फिर जो है वो कर रहे हैं। लेकिन वो जो इसरो है उनकी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा है कि हम मून के ऑर्बिट में आ गए हैं। आप क्या देखते हैं? What are basically psychological, political benefits क्या इसके इंडिया को हो सकते हैं? अदर दैन बीइंग कि जी हम एक बड़े क्लब में बैठेंगे। फ्यू इयर्स बैक वो एक न्यूक्लियर क्लब का हिस्सा थे, या एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स, या हम देखते हैं I2U2 या क्वाड। सो इससे इंडिया क्या निकालना चाह रहा है? आप व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी भी मुल्क की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। लेट अस से कि आपके शहर में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुल जाती है। द मोमेंट कार बनाना आप शुरू कर दें तो आपको रबर इंडस्ट्री की जरूरत पड़ जाती है टायरों के लिए। सडनली रबर इंडस्ट्री फैलने लग जाती है। तो जब टायर बनाने की कंपनी खुल जाती है तो वो रबर के कई दूसरी चीजें भी बना सकती है, चप्पल से लेके पता नहीं क्या क्या बनता है रबर का, राइट? सो सडनली देयर इज एन एक्सप्लोजन इन ए टाइप ऑफ इंडस्ट्री, मतलब पूरा का पूरा रबर इंडस्ट्री। आपको प्लास्टिक की जरूरत पड़ सकती है फॉर द कार, वो प्लास्टिक इंडस्ट्री एक्सप्लोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, फिर मेंटेनेंस इंडस्ट्री, फिर मार्केटिंग सेल्स। तो ऐसे कई किस्म के इंडस्ट्रीज खुल जाते हैं, राइट? और लोग फॉर एग्जांपल जो लोग सडनली रियलाइज करते हैं यार मैं तो बेकार बैठा हूँ लेकिन मैं मैकेनिक बन के गाड़ी की सर्विसिंग कर सकता हूँ, कम से कम गाड़ी को धो सकता हूँ वॉशिंग मशीन लगा के कार की। तो सडनली इंडस्ट्री भी फैलते हैं बट पीपल की स्किल लेवल्स भी बढ़ना शुरू हो जाती है। सो द होल कंट्री प्रोग्रेसेस रैपिडली इन लर्निंग। कांच की जरूरत है विंडोज के लिए, तो कांच की इंडस्ट्री बनने शुरू। जब आप विंडो बनाना शुरू करते हैं आप दूसरी चीजें भी बनाना शुरू कर देते हैं फैक्ट्री में, राइट? मुझे याद है कि हम एक मैं जब लास्ट में ट्यूबरो में था तो हमको डब्बे चाहिए थे जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स रखते थे, तो वो बना सक रहे थे हम लोग इंडिया में। तो हमने एक ऐसी फैक्ट्री खरीदी जिससे वो बना सकते थे। लेकिन वो जो डब्बे जो जिसमें मॉनिटर्स होते हैं ना, वाइटोसाइन मॉनिटर्स, ईकेजी ईसीजी जो देखते रहते हैं आप हॉस्पिटल में, वो डब्बे बनाने के लिए तो जो टेक्नोलॉजी हमने वो हासिल की, उससे हम इंडिया में प्लास्टिक टूथपेस्ट ट्यूबिंग शुरू भी कर दी विद द सेम थिंग, with the same infrastructure. So suddenly we were also branching out and diversifying as a company. तो इस तरह से मुल्क का बहुत फायदा होता। तो अब इंडिया जब स्पेस की जो इन्वेस्टमेंट की है इंडिया ने बहुत जमाने से की है, चंद्रयान 208 2008 में पहला वाला गया था। दिस इज द सेम एज रॉकेट टेक्नोलॉजी। अगर आपका रॉकेट एक्यूरेटली अगर आप चांद पे भेज सकते हैं तो वो रॉकेट को अगर आप टारगेट करके बेजिंग पे भेजें तो वो मिसाइल होगी, राइट? रॉकेट के नोक पे बम लगा दें सीधा वो दैट्स ए मिसाइल। सो व्हेन यू परफेक्ट दिस टेक्नोलॉजी टारगेटिंग, उसको जीपीएस से गाइड करना, so it contributes to basically defense manufacturing और manufacturing accuracy technology, उसमें बहुत प्रोग्रेस होता। so it is a public works project कह सकते हैं आप। ये दिस इज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से जिससे कई चीजें बन सकती हैं, राइट? दूसरी चीज ये है कि इंडिया इज डूइंग इट ऑन अ वेरी चीप, मतलब बहुत सस्ता है, $75 million का है बस वो। अमेरिका सोच भी नहीं सकता है टू सेंड अ रॉकेट टू द मून इन जस्ट $75 million। सो उससे ये भी होता है कि दूसरे कंट्रीज माइट आल्सो से कि भाई वी कैन यूज इंडिया नाउ टू लॉन्च आवर सैटेलाइट्स बिकॉज देयर रॉकेट टेक्नोलॉजी इज चीपर देन अमेरिकन या रशियंस। अभी तक तो दो ही लोग थे कमर्शियल जो बिग टाइम थे, रशिया और इंडिया, उसके बाद चाइना।
अगर इंडिया का इंशाल्लाह सक्सेसफुली रॉकेट लॉन्च हो जाता है, साउथ पोल पे लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ये चंद्रयान 3 को मून पर, तो इंडिया विल बी ओनली द फोर्थ कंट्री टू डू इट. इंटरेस्टिंगली, it would be the third non-Western country. US, Soviet Union और China. US, रशिया और चाइना आर द 3 कंट्रीज जिन्होंने, रशिया तो नहीं, सोवियत यूनियन ने चांद पे लैंड किया था, उसके बाद चाइना, अब उसके बाद इंडिया हो जाएगी फोर्थ. वो जो चंद्रयान है उसके 3 हिस्से हैं. एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है और एक वो रोवर है. तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम 2019 में वो रोवर नहीं चला था, ऑर्बिटर चला था. वो ऑर्बिटर अभी भी ऑर्बिट कर रहा है चांद को. तो बेसिकली 3 टुकड़े हैं. एक टुकड़ा विल बी गोइंग अराउंड द मून. अब इंडिया के 2 ऑर्बिटर्स हो जाएंगे चांद के अतराफ. और जो रोवर जो पहली बार लैंड किया था वो जरा बड़ा था आई थिंक, इन सो इट फेल्ड. अब ये जो लैंड करे थोड़ा सा लाइट वेट है. इट विल गो अराउंड एंड कलेक्ट डेटा. और चंद्रयान 2 से एक काफ़ी मेजर साइंटिफिक अचीवमेंट ये हुआ था कि शायद उनको चांद के डे टाइम एटमॉस्फेयर की डिस्कवरी हुई, विच आई डोंट नो व्हाट इट मींस, बट दे हैड मेड अ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन. उसके एटमॉस्फेरिक स्टडीज वगैरह किए थे. सो एक तो एक दे आर पार्ट ऑफ द बिग बॉयज क्लब नाउ. इट्स लाइक सेइंग कि भाई पॉलिटिकल साइंटिस्ट या इंटरनेशनल रिलेशंस की कॉन्फ्रेंस हो रही है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, एंड यू आर वन ऑफ द 4 कंट्रीज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन इट. सोचे आपको अगर इनविटेशन आया टू टॉक अबाउट जियो पॉलिटिक्स, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज ना. इंडिया इज डूइंग व्हाट जापान हैज नॉट डन. इंडिया इज डूइंग व्हाट जर्मनी हैज नॉट डन, या फ्रांस या बर्तानिया. In fact, India is doing what the continent of Europe has not done, which is land on the moon. अगर ये लैंड हो जाता है, खैर लैंड तो कर चुका है एक्चुअली. Chandrayaan 2 has landed on the moon. Just the landing was not very good. So, right, this is will be a successful hopefully. और उसमें भी काफी नॉलेज बढ़ जाती है ना, लर्निंग कर्व भी बढ़ रही है कंट्री की. और स्पेस इज द फ्यूचर. स्पेस इज द फ्यूचर. अब हम लोग तो शायद नहीं देखेंगे अपने लाइफ टाइम में, बट ऑलरेडी स्पेस टूरिज्म तो शुरू हो गया है. मैं देख रहा था अमेज़न का कि $2.5 लाख में आप जाके आ सकते हैं टूरिस्ट. इट जस्ट कॉस्ट $250,000. और मेरी तो ख्वाहिश है कि स्पेस में से एक कॉन्वर्सेशन करूं मैं. अच्छा डॉक्टर साहब, पता नहीं, कॉन्वर्सेशन. मैं तो चांद की बातें हो रही हैं, आपकी बात काट रहा हूँ. व्हाई नॉट, पॉसिबिलिटी है हर चीज़ की. मैं या एक पाकिस्तानी को जानता हूँ, तो मुझे उन्होंने, आई वाज इन यूएस, तो मुझे उन्होंने कहा यार आप ऐसे करें कि आप मेरे लिए एक चीज़ ले आएंगे, पता नहीं क्या लूनर, उसने समथिंग का. मैं कहा वो डिवाइस वाइस है, पता नहीं कुछ देखने शुरू वाली. मैं कहा ले आऊँगा. मैंने उसको एड्रेस दिया, उसने मुझे वो भेज दिया. वो कोई सफ़े थे. खैर मैंने वो अपने वो डालने लगा. मैंने कहा इसको मैं खोल के देखूँ, बैग में रखना है, किधर रखना है. जब वो मैंने खोला तो वो सफ़ा था पेज, जैसे डिग्री नहीं होती. तो उस पे लिखा हुआ कि इस फलां फलां शख्स ने ये चांद पे ये जमीन खरीदी है. एंड आई वाज लाइक ये क्या है. मेरा तो दिमाग चक्कर आ गया फॉर अ मोमेंट, बिकॉज मैंने जिंदगी में पहली दफा चीज देखी. मैं अच्छा वापस आया, मैंने उस तो दोस्त को पूछा. वो कहता है ये मेरा नहीं है, मेरे किसी दोस्त का है. तो तो मैं तो वो 25-30 साल पहले ये किसी ने फ्लोरिडा में रैकेट शुरू किया था. हम्म, देखिए अमेरिका में क्या था, जो अमेरिका को जब ये लोग यूरोपियंस यहाँ आके बसे, आप हम्म, अगर किसी जमीन पे जाके कब्जा करके अगर 1 साल तक आप उस पे काम करें, एंड 1 साल के बाद इफ यू हैड मेड दैट लैंड प्रोडक्टिव, यार हम खेती बाड़ी कर दी या उसमें कुछ कर दी, देन इट वाज योर्स. हम्म, आपको मिल जाती थी वो, दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड. वो जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट था कि व्हेन human beings interact with nature and they produce something through their hard work in partnership with nature, it is private property. तो तो ये फ्लोरिडा की कंपनी स्टार्टेड चांद पे प्लॉटिंग करके बेचना शुरू कर दी. तो इट वाज लाइक ए गैग गिफ्ट, लाइक जैसा कि आप अपने बच्चे को बर्थडे प्रेजेंट दे रहे हैं, चलो ये लो मैं तुमको एक 50 एकड़ की लैंड रैंच मून पे खरीद लिया. लेकिन एक दिलचस्प चीज ये हुई कि एक बंदे ने नासा को सू कर दिया, सेइंग तुमने मेरी जमीन पे लैंड किया, मुझे किराया दो. सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि कोर्ट्स ने उस केस को बाहर फेंका या नहीं, बट मैं जब
जब रिपोर्ट जब पढ़ाते हैं, पुरानी बात है, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं मायामी में हुआ करता था। तो द डिस्कशन वाज कि अगर नासा अपने वकीलों को लेकर कोर्ट में गया तो उसका बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, हम्म, उससे अच्छा ये किराया दे दे, चीप हो जाएगा फॉर लैंडिंग। लेकिन डर ये था कि एक बार ये प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश कर दिए कि नासा वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हिज ओनरशिप ऑफ दैट लैंड ना, अगर वो किराया देता। तो आप, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, इनफैक्ट अगर आप चाहे तो आप जुपिटर पे बेच दें थोड़ी जमीनें, खरीदने वाले लोग हैं तो ले लेंगे। इतना पैसा है लंदन में प्लॉट्स लेने के बजाय, एक प्लॉट आप उनको सैटर्न पे बेच दें। मुनीर साहब जब रिटायर होंगे तो बहुत पैसे होंगे उनके पास, उनको बेच दें एक आध रैंच चांद पे या इधर उधर। मैंने कहा, और मेरे लिए दैट वाज अ न्यूज़। मैंने कहा यार ये क्या, पाकिस्तान में क्या ज़मीन ख़त्म हो गई है? तो फिर वो मैंने कहा यार ये पाकिस्तान के कई लोग जो हैं जिनके पास इल्लीगल मनी है, तो वो शायद इन चीज़ों में इन्वेस्ट मारी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, कह रहे हैं बस ठीक है यार ऐसे करो। इट इज ए स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, इट इज ए स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। आप उस जमाने में मैं भी सोचा था, 20 रुपए में, $20 में 1 स्क्वायर माइल मिल रहा था कुछ जमीन चांद पर। फिर हम समझे इट्स नथिंग बट ए पेपर का टुकड़ा है और कुछ नहीं है वो आपके लिए। और अगर आप वो रखें, वो संभाल के रखें, फिर उसको लीगली अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर करें वगैरह, फिर वहाँ बाद में कोई जाके जब वहाँ बसने लगेंगे ना, खासतौर से अगर यूएस पहली कंट्री होती है वहाँ पे कॉलोनाइज करे, तो सवाल उठेगा कि इज विल यूएस लॉ बी एप्लीकेबल ऑन द मून, ऑन यूएस कॉलोनीज, एंड इफ यूएस कॉलोनीज में यूएस लॉ एप्लीकेबल होगा तो फिर वो सडनली प्रॉपर्टी बन गई आपकी वो चांद पर। तो दैट इज अ स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट है। लेट्स सी ये कैसे कैसे चीज़ें हैं, ये तो बेची जा रहे हैं सारा कुछ। बिटकॉइन की तरह है, देखिए आप, बिटकॉइन लोग जो जल्दी गए वो तो बड़े पैसे वाले बन गए। हाँ, मुझे तो वैसे ये मेरा तो दिमाग काम नहीं करता है, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। मैं सोचता ही नहीं हूँ। लेकिन ऑब्वियसली वी गो विद द स्टेट, हमारी स्टेट क्या कह रही है या लीगल क्या है या इन चीज़ों में। लेकिन ये है, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली यूथ जो है, वो अक्सर बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स थे मेरे, वो कहते थे कि सर ये देखें ये पैसा है। वो जो इजी मनी हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये करें, तो दे कन्विंस पीपल कि लोगों को, इन्वेस्टर्स को पकड़ लिया। एनी हो, thank you very much, Professor Dr. Murtaza Khan Saab. It's always a थैंक यू। pleasure talking to you, sir.